और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, जहां पर मारवाड़ी कॉलेज में आजसू ने तालाबंदी कर दी है। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर छेड़खानी की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है और छात्राओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है प्रशासन, इस तरह का भी आरोप लगाया है। लिहाजा अब तालाबंदी कर दी गई है। प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए आपको सीधे पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पर डेरा मुख्यालय में सेना ने प्रवेश कर गई है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल पूरे दिन बवाल कटा था। और अब जो तस्वीरें हैं ये सिरसा से है, आसपास के इलाके पड़ते हैं सिरसा, पंचकुला। और फिलहाल ये तस्वीरें सिरसा से है, जहां पर सेना का फ्लैग मार्च और डेरा मुख्यालय में घुसते हुए पंचकुला सिरसा में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हुई थी और जो उनके अनुयायी थे उन्होंने खूब जमकर बवाल काटा था। और आज शांति कायम करने के लिए यहाँ पर सेना का फ्लैग मार्च और इसके अलावा जो पुलिस बल मौजूद हैं हालात को काबू में करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक के जो आंकड़ा आए हैं उसमें आंकड़ा 30 की मौत का है और 250 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि हरियाणा चंडीगढ़ कोर्ट ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था कि जितनी भी संपत्ति का नुकसान होगा वो सब राम रहीम की संपत्ति को अटैच करके लोगों को दिया जाएगा। कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई थी इस दौरान और उनकी जो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन होती है उसको भी आगे के हवाले कर दिया गया था। कई वाहन फूंक दिए गए थे। लेकिन फ़िलहाल आज शांति बनाए रखने के लिए कई जगह पर कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है और इसलिए फ़िलहाल सेना का फ्लैग मार्च हो रहा है। सेना मुख्यालय में प्रवेश कर गई है। डेरा मुख्यालय है जहां पर सेना ने प्रवेश किया है। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख राम रहीम, कल सीबीआई की पंचकुला कोर्ट ने फैसला सुनाया था और जिसके बाद सीधे उनको जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि जो फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं और उसको नियंत्रण में स्थिति रखने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि सिरसा के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं, चाहे वो फिर स्टेशन हो, बस अड्डे हो या फिर जो आसपास की जगह है वहाँ पर टायर जले हुए मिल जाएंगे आपको। कुछ बाइक्स और कुछ जो वहाँ पर वाहन हैं वो सब जले हुए। लेकिन इसमें अपील भी की गई है, ये पोस्टर लगा हुआ है अपील का, लेकिन वो अपील किसी काम नहीं आई है। लेकिन सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है क्योंकि उपद्रवियों ने जिस तरह से कल कानून अपने हाथ में लिया था उसके बाद आज यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और इसी के चलते सेना भी अब मुख्यालय में घुसी है जहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि अंदेशा ये था कि और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर तक ये आग पहुंच चुकी है। पंजाब के अंदर हमने देखा किस तरह से उत्पात मचाया, दिल्ली में भी देखा कि राम रहीम के जो अनुयायी हैं उन्होंने गुंडागर्दी की और गाज़ियाबाद में या फिर नोएडा में, ये तमाम जो एनसीआर का इलाका पड़ता है उसमें जगह जगह पर कड़ी सुरक्षा की गई है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें सिरसा से, जहां पर हालात को काबू में करने के लिए लगातार पुलिस की चहलकदमी, सेना की चहलकदमी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जब प्रशासन को इतनी ज़्यादा जानकारी थी तो फिर पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे और लोगों को इतना क्यों दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि इसमें अब सेना किसी भी शख्स को बख्शने के मूड में नहीं है, किसी भी उपद्रवी को बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा खुद फ्लैग मार्च कर रही है, मोर्चा संभाला हुआ है। जो जवान है, पुलिस के जवान, वो भी यहाँ पर मौजूद है और हर जगह पर सीसीटीवी के ज़रिए नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, उनके ज़रिए नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए ज़रूरी और व्यापक इंतजाम
सामने हो और उसको अमल में लाया जा सके। लेकिन जो हिंसा भड़की राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद, उससे नुकसान हुआ है और साथ ही खट्टर सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इतने ज़्यादा तादाद में जो सेवक है, जो अनुयायी है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो गुंडे, वो कैसे प्रवेश कर गए। क्योंकि जब धारा 144 लागू थी, 5 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे, तो इतने ज़्यादा गाड़ियों का काफिला कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल है। और जब अगर इनपुट्स मिल रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, क्यों उनको रोका नहीं गया। और तीसरी बात यह है कि जब एंट्री हो रही थी, जो 4-5 दिनों से लोग आने शुरू हो गए थे, क्यों उनकी तलाशी नहीं ली जा रही थी कि वो अपने साथ हथियार लेकर आ रहे हैं, तलवारें लेकर आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं। वो सब प्रशासन के फेल्योर के अंदर आता है कि आखिर चूक कहां हुई है। क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था और खुद पूछा था डीआईजी से कि आखिर क्यों ना आपको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को बताया था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो फिर आखिर ये हालात बिगड़े कैसे। और इसलिए फिर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि सेना को पहले लगा दिया गया था, लेकिन जब हालात खराब होने लगे तो फिर सेना ने भी मोर्चा संभाला और अभी भी सेना वहां पर मौजूद है, जो कि लगातार कैंप कर रही है। कर रहे हैं और कोई भी आपात स्थिति में उनको और ये कल की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कल हंगामा होना शुरू ही हुआ था। हालांकि जिन वैन को, ओबी वैन को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त ये कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये जलकर राख हो चुकी है। कई मीडिया गाड़ी की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर आग लगाई गई थी और किस तरह से ये हंगामा हुआ था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं कि पहले इसके ऊपर प्रहार किया गया था और फिर इन मीडिया की ओबी वैन्स को आग के हवाले कर दिया गया था। आप देखिएगा कि पहले इस वैन को गिराया जाता है। ये एक निजी चैनल की आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन है, जिससे टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट। और चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की, जिसको लेकर आज उन्होंने सर्वे भी कर लिया है और साथ ही मीटिंग भी अब हो रही है। इसमें आपको बता दें कि मीटिंग पूरी हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का समय है, दिल्ली जाने का समय है। ये एरियल सर्वे जो क्या है उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं ईटीवी के पास, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। उन्होंने इस 50 मिनट के एरियल सर्वे में ये जाना कि आखिर जो 4 जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है, उसमें हालात कैसे हैं और उन तक राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि इस विभीषिका के अंदर 400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, लाखों का संपत्ति का नुकसान हो गया है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं और अभी भी कई सारे लोग लापता है, जिनका आंकड़ा ऑफिशियली नहीं आ पाया है। क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े की अगर हम बात करें तो 415 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत हुई है, लेकिन अनऑफिशियली आंकड़े की बात करें तो कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर प्रशासन नहीं भी पहुंचा है और वहां की जो मौत है उसको बाढ़ से काउंट करके नहीं देखा है। तो ये कुछ जगह पर हमने देखा था कि हालात इस तरह से बेकाबू हुए थे कि बाढ़ का पानी आ गया था और कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनका इलाज नहीं हो पाया प्रसव पीड़ा की वजह से चलते और उनकी मौत हो गई। तो उसको बाढ़ की विभीषिका में प्रशासन ने काउंट नहीं किया है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं और कुछ जगह पर प्रशासन की जो टीम है या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो नहीं पहुंच सकी और वहां पर भूख की वजह से कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया या फिर डूबने से मौत हुई है। ये तमाम अनऑफिशियली आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 415 से ज़्यादा लोगों की इस बाढ़ की विभीषिका से मौत हुई है। अररिया के अंदर सबसे ज़्यादा 80 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा किशनगंज के अंदर भी हमने देखा है कि वहां पर भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। ईटीवी की सबसे पहली तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एरियल सर्वे हुआ है हेलीकॉप्टर के जरिए। इस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी मौजूद रहे, जिन्होंने खुद जाकर हालात का जायजा लिया। और इस तस्वीर के माध्यम से हम दरअसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस कोशिश में लगी हुई है कि आखिर किस तरह से लोगों के लिए ये समस्या है उसका समाधान स्थायी तौर पर निकाला जा सके। क्योंकि आज
खुद नेपाल के प्रधानमंत्री द्वाबा यहाँ पर मौजूद है, जो कि बोधगया में है। और आज उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि अगर उनसे मुलाकात होती है तो मुलाकात हो भी सकती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कि नेपाल के पीएम शाम तक आएंगे यहाँ पर बिहार में, और वो जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनसे अगर कोई मुलाकात होती है, स्थायी चर्चा होती है कि जो नेपाल का ऊपरी इलाका है वहाँ से पानी नीचे बिहार की तरफ आता है जो कि तबाही मचाता है, तो क्या उस पानी को रोकने के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जा सकता है, कोई ऐसा बांध बनाया जा सकता है कि ताकि उस पानी के फ्लो को रोका जा सके। जाहिर सी बात है जब ऊपर से पानी पड़ता है तो नीचे आने के बाद वो तेजी से गिरता है और अलग अलग जगहों पर बिहार के अंदर आकर तबाही मचाता है। तो क्यों ना उसको रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि लोगों को संभलने का मौका मिल जाए, एक बांध बनाने की जरूरत है। और इसलिए आज इसको कोइंसिडेंस माना जाए कि प्रधानमंत्री और उनके साथ में सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद है जिन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है बाढ़ का। और आज ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर ऐसे हालात बने तो उसमें नेपाल के पीएम से भी मुलाकात हो सकती है। और सर्वेक्षण के बाद जो हम आपको बता रहे हैं लगातार के 45 मिनट की जो बैठक हुई है उसकी भी तस्वीर अब सामने आ गई है कि प्रधानमंत्री इसमें मौजूद हैं और जो अलग अलग विभागों के अधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल जो आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना है कि किस किस विभाग में कितना कितना नुकसान हुआ है। सीएम मौजूद है, डिप्टी सीएम मौजूद है और जो अधिकारी है अलग अलग विभाग के, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग का अधिकारी हो, कृषि विभाग का अधिकारी हो या फिर अन्य विभागों का अधिकारी है, उनसे ये जायजा लिया गया है, उनसे एक ब्यौरा लिया गया है कि भाई आपके विभाग में कितना कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करके हमको बताइएगा। जो अभी का शुरुआती आंकड़ा बताया जा रहा है 2000 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन अभी उसकी एक मॉनिटरिंग होगी, उसका जो एक पूरा ऑडिट हो जाएगा कि हाँ इतने लोगों को इतना नुकसान हुआ है, कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। वो सारा ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, क्योंकि इस बैठक को इसीलिए बुलाया गया है और इसीलिए ताकि जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लिया जा सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वेक्षण के बाद ये बैठक ली है। इस बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। इसके अलावा जो अधिकारी है वो अपनी बात बता रहे हैं कि उनके विभाग के अंदर कितना कितना नुकसान हुआ है और कुछ विभाग के जो अधिकारी है वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कितनी राहत सामग्री पहुंचाई गई है अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में और कितनी जगह पर हालात को काबू में किया गया है। क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं लेकिन वो नाकाफी अभी तक साबित हो रहे हैं और इसलिए खुद पीएम को दखल देना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं, आज सुबह ही 8 बजे से निकले थे दिल्ली से और सीधे चुनापुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं पूर्णिया के। वहां से फिर जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने एरियल सर्वे किया है। इस एरियल सर्वे का जो वक्त रहा तकरीबन 50 मिनट रहा। 50 मिनट के दौरान सीएम, डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद रहे और उन इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी कि ये वो इलाके हैं जिसके अंदर तमाम तबाही मचाई है, बाढ़ की विभीषिका हुई है। और इस सर्वेक्षण के बाद जो अब मीटिंग है वो हुई है, उस मीटिंग के अंदर ब्यौरा दिया गया है कि ये इलाके हैं, ये विभाग है और इतना इतना नुकसान हुआ है। अब इसके ऊपर मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद जो एक ऑडिट निकल कर सामने आएगा कि हाँ बिहार को इतना नुकसान हुआ है, वो सारा नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा, जिससे केंद्र सरकार बिहार सरकार को मदद पहुंचाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जनता तक राहत पहुंचेगी। फिर चाहे वो किसी भी इलाके का शख्स हो, किसी भी इलाके का ग्रामीण हो, उसको ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आए हैं, खुद सर्वे कर रहे हैं, तो उसने ये उम्मीद जगी है कि हाँ अब उनको राहत मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग अपने घर को खुद तोड़ने को मजबूर है। अभी कुछ देर पहले की तस्वीर मिली है कि वहां पर लोग खुद का आशियाना अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं, जिन्होंने खुद चुन चुनकर एक एक पाई से उस आशियाने को बसाया था, लेकिन बाढ़ के कटाव की वजह से वो इलाका डूब के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं, उसमें जो घर में दरवाजे लगे हुए हैं या फिर अन्य सामान है उसको तोड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और इसलिए अब सीएम की तरफ से और डिप्टी सीएम की तरफ से ये कोशिशें होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि केंद्र सरकार की तरफ से ली जा सके और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद बुलाया गया है। और अब जो ये सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बाद जो ब्यौरा होगा, उस ब्यौरे के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इस तबाही के बाद कितना पैकेज बिहार को दिया जाना है और उसका स्थायी समाधान क्या निकलेगा।
तो फिलहाल एरियल सर्वे पूरा हो गया है। मीटिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं कि जो अधिकारी है वो मौजूद है और उनसे समीक्षा बैठक हो रही है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने पैसों की जरूरत है। हालांकि इस दौरान पूर्णिया के विधायक विजय खेमका ने भी पीएम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने को लेकर आभार जताया है और कहा है कि पीएम के यहां आने से बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राहत में तेजी आएगी और जो लोग कष्ट में हैं, सड़क पर आ गए हैं, जिनका घर बार सब डूब गया है, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और लोग हैं, उनकी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इस सीमावर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो बाढ़ की आपदा से 1987 से लेकर लगातार हम जो प्रभावित हैं, इस क्षेत्र के लोग जो अनाथ हैं, जिनके नाथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनसे मांग करें कि अस्थायी निदान बाढ़ का निकले ताकि बार बार इस आपदा से हमें जूझना न पड़े, अनाथ न होना पड़े, हम पीड़ित होकर सड़क पर न आवें। तो पानी की पीड़ा को समझने के लिए पीएम मोदी पूर्णिया में मौजूद और पूर्णिया में इस हालात को समझने के बाद एरियल सर्वे हुआ। एरियल सर्वे करने के बाद मीटिंग्स ली जा रही है। मीटिंग्स के अंदर तथ्यों को खंगाला जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा लिया जा रहा है। आंकड़े आने के बाद उसके हिसाब से ही पैकेज दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। ये पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं। एरियल सर्वे में पूरा इलाका जलमग्न है। बाढ़ की विभीषिका के अंदर लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों लोग बेघर हुए हैं। और ईटीवी ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आखिर पीएम मोदी जब एरियल सर्वे करके लौटे हैं तो मीटिंग्स हुई है। ये उस मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद रहे, अधिकारियों से बातचीत करते हुए, डिप्टी सीएम मौजूद, और उन सभी से ये चर्चा की गई कि आखिर आपके डिपार्टमेंट्स को कितनी राशि की जरूरत है, आपके डिपार्टमेंट में कितना नुकसान हुआ है, वो पूरा आंकड़ा पीएम मोदी को बताया जा रहा है। तो अब सर्वे हो गया है और सर्वे के बाद अब जो स्थिति है वो सबके सामने है। पीएम मोदी ने खुद देख लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जल्द ही राशि मिल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अब बात कर लेते हैं लालू प्रसाद की रैली की। पटना में कल आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। गांधी मैदान में आयोजित भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली को लेकर बिहार के कई इलाकों से समर्थकों का जत्था पटना पहुंचने लगा है और इस दौरान आरजेडी अध्यक्ष के आवास के बाहर आरजेडी के समर्थकों ने जुटना भी शुरू कर दिया है। पारंपरिक नाच और गायन के साथ ही अपने प्रदर्शन से वो समा बांधने अब शुरू कर दिए हैं। तैयारियां हो रही है। एक दिन पहले ही लालू आवास पर ये तमाम लोग पहुंचे हैं जो किस तरह से इस रैली में शिरकत करेंगे और किस तरह से ये करतब दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मनोरंजन का इंतजाम किया गया है और लालू प्रसाद यादव यानी खास करके आरजेडी के रैली की ये टीआरपी होती है कि इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। भाजपा भगाओ और देश बचाओ का नारा इस महा रैला में दिया गया है और इस महा रैली की एक दिन पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर और ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों को अंदर भी बुलाया था और इस तरह की तस्वीर जो है कल तक देखने को मिलेगी और खास करके ये लोग जो है वो पूरे बिहार से पहुंचे हैं और अलग अलग तरह के जो है वो करतब दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर की ये तस्वीर है और ये खासियत है आरजेडी के महा रैली की कि पूरे बिहार से लोग पहुंचते हैं और अलग अलग तरह से उनका जो करतब होता है, जो नाच होता है वो होता है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये नारे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे जहां पर नाच गाने के मनोरंजन के साथ ये रैली की तैयारी, ये तस्वीर और लालू प्रसाद यादव के महा रैली की ये सुबह की एक दिन पहले की तस्वीर आपको ठीक उनके आवास के बाहर से हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ ज्योति मिश्रा, ईटीवी न्यूज़ पटना।
तो सहयोगी ज्योति मिश्रा बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। मुंगेर में विवाद बढ़ गया है। झड़प में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पत्थरबाजी में कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। 7 उपद्रवियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चंडीस्थान थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। छेड़खानी को लेकर विवाद बढ़ा था और इस विवाद से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आए, जिसमें झड़प हुई और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। 7 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीस्थान थाना पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। और छेड़खानी को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें अब तक का अपडेट यह है कि झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी की गई है और इस पत्थरबाजी में कई ग्रामीणों को भी चोट आई है, वो भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और 7 उपद्रवियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। चंडीस्थान थाने को पुलिस थाने में तब्दील कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपालगंज में गंडक के कटाव से सैकड़ों लोग अपने घरों को तोड़कर खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर है। बाढ़ के कारण कुचायकोट के कालामटी हनिया पंचायत के विशंभरपुर गांव में अब इक्का दुक्का ही घर बचा हुआ है, लेकिन लगातार हो रहे कटाव से परेशान ग्रामीण अपने घर को खुद ही तोड़कर दूसरी जगह पर पलायन करने को मजबूर है। लोगों की माने तो इस पंचायत में आंगनबाड़ी के साथ साथ 300 घर कट गए हैं और कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई है। डीएम ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन कटाव रोकने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। अधिकारी लूट खसोट में व्यस्त है। गंगा जी गंडक नदी कटाव कर तरी, गंडक नदी के चलते हमने के पठान में से घर द्वार सब कट रहा बा। कम से कम हम 20 लाख रुपया लगा के घर बनौनी, आज मजबूरन में तोड़ रहा बानी। केहू करा के पूछे वाला नहीं खे, माई बाप केहू नहीं खे जे करा के पूछो देखो सुनो। 300 से 400 घर अभी तक कट चुका है। स्कूल कटने वाला है, नया स्कूल जो बना था वो कटने वाला है। पुराना स्कूल सामने हाई स्कूल है वो भी कटने वाला है। कुछ रुकने वाला नहीं है और लूट खसोट के काम हो रहा है। इसमें सभी लोगों को परेशानी है और कहाँ लेके घर लोग रखेगा, कहाँ लेके जाएगा। अपने घर बनाया हुआ अपने ही हाथों से लोग तोड़ रहा है। जहानाबाद के घोसी बीडीओ के फर्जी निकासी के काले कारनामे उजागर होने के 1 साल बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी और बीडीओ साहब अपने पद पर बने हुए हैं। शख्स जिले से लेकर सचिवालय तक इंसाफ की गुहार कर रहा है, लेकिन ना तो पैसे मिले और ना ही बीडीओ पर अब तक गाज गिर सकी। कागज का पुलिंदा लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते इस शख्स का नाम है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र एक डेकोरेटर है। धर्मेंद्र की गलती बस इतनी है कि इसने 2016 पंचायत चुनाव में अपने टेंट भाड़े पर प्रशासन को दे दिए थे। बिल बना 6,25,000 रुपए। शासन ने पैसे भी पास कर दिए, लेकिन पैसे धर्मेंद्र के खाते में नहीं पहुंचे। घोसी बीडीओ बबलू कुमार और नाजीर मोहम्मद साबिर ने फर्जी हस्ताक्षर से सारे पैसे निकाल लिए। बोले आपके अकाउंट में चल जाएगा और सर उनने फर्जी हस्ताक्षर करके सर मेरे नाम से सर इलाहाबाद से पैसा निकाल लिए और सर हमें अभी तक पैसा भुगतान नहीं किया गया है। गरीब आदमी सर इधर उधर टहल रहे हैं, डीएम ऑफिस यहाँ वहाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा। डीएम ने वीडियो और नाजिर पर लगे आरोप को सही ठहराते हुए शोकॉज किया। कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग को पत्र तक लिख दिया, लेकिन 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आवेदन दिया, जांच भी कराया, जांच में गलती ही पाया गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। विधानसभा में सर क्वेश्चन भी उठाया गया है, क्वेश्चन उठाने के बाद भी गलती पाया गया सर, अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है। साक्ष्य होने के बावजूद 1 साल तक कार्रवाई न होने से धर्मेंद्र पूरी तरह निराश हो चुका है। अब इसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान कर सके। रजनीश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। तो धर्मेंद्र के आरोप तो आपने सुन लिए, लेकिन बीडीओ का क्या कहना है? क्या सच में डीएम की रिपोर्ट में बीडीओ को दोषी पाया गया था या फिर बेवजह ही आरोप लगाए गए हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे मामले पर आरोपी बीडीओ से जब हमने मोबाइल के जरिए संपर्क किया तो सुनिए उसने किस तरह खुद को ईमानदार बताया। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, घोसी बीडीओ साहब से बात हो रही है क्या? जी बताइए। दुनिया में सब लोग ईमानदार हैं, हम ही यहाँ पर ये किए हैं और हमारा कसूर यही है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों का बस ये नहीं करते हैं। बताइए बीडीओ साहब, जो पूछा जा रहा है ये बताइए, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमको इस तरह के तंत्र के द्वारा हमको बेवजह परेशान किया जा रहा है, हमको बेवजह प्रेशर दिया
आपको परेशान किया जाएगा। अब जबकि ईटीवी संवाददाता ने ये कहा कि जो तंत्र आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते, तो पहले तो वीडियो ने अधिकार न होने का रोना रोया और फिर आजादी, गुलामी, स्वतंत्रता, परतंत्रता की दुहाई देने लगा। और जब इससे भी काम नहीं बना तो आखिर में एक अलग ही सुर पकड़ लिया। फ्रीडम कहाँ छीन रहा है आपका कोई? सॉरी भाई, देखिए कुछ ज्यादा हम ये हुए, आपसे माफी चाहते हैं। आपने वीडियो की सफाई सुन ली, घड़ियाली दर्द से रूबरू भी हो लिए। आइए अब जहानाबाद के डीएम की भी बात सुना देते हैं। एलिगेशन लगा है वीडियो घोसी पर। वीडियो के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव हमने विभाग को भेज दिया है। जी, अच्छा, आपने वहाँ से भेज दिया। आपके स्तर से दोषी पाया गया क्या? जांच में उनके खिलाफ पाया गया था, उसको भेज दिया है। फोन पर हुई बातचीत में डीएम ने साफ साफ स्वीकार किया है कि वीडियो के खिलाफ जांच की गई थी और आरोप सत्य पाया गया था। एक तरफ सरकार करप्शन मुक्त बिहार बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ सिपह सालार ही सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सवाल उठता है कि फर्जी निकासी के आरोपी बीडीओ साहब पर गाज गिराने के बजाय इतनी मेहरबानी क्यों? कैमरामैन दीपक और सुबोध के साथ रजनीश कुमार, ईटीवी न्यूज़, पटना।